वो आता है अर्जेंटीना के एक हाई क्लास फैमिली से, लेकिन देखते ही देखते वो समाज के सबसे निचले तबके का सबसे बड़ा स्टार बन जाता है। गुरिल्ला वारफेयर का वैश्विक चेहरा बनने के क्रम में आने वाली रुकावटों को पार करना भी उसे आता है और किसी इंटरनेशनल डायस पर खड़ा होकर इंपीरियलिस्ट लोगों के सामने उनकी बखिया उधेड़ना भी उसे खूब आता है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी टोपी, जिसकी दाढ़ी, जिसके बाल, जिसका चलना, जिसका बोलना, जिसका सिगार हम में से अधिकतर लोगों को बहुत आकर्षित करता है। एक ऐसी शख्सियत जिसके एक भाषण से लाखों लोग एक साथ मोबिलाइज हो सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं चे गुएरा। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित महनीय लोगों, क्यूबा की तरफ से मैं इस सभा के उन 3 देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं जो वैश्विक समस्याओं को हल करने वाली इस सभा का नया हिस्सा बने हैं, जाम्बिया, मलावी और माल्टा। मैं उम्मीद करता हूं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में आवाज़ उठाने वाले दल यानी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का वे हिस्सा बनेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सभा के अध्यक्ष को, जिनका यहाँ इस पद पर होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये उन अफ्रीका वासियों की बड़ी जीत है जो अब तक उपनिवेशवाद के बोझ तले दबे हुए थे। आज अपने दृढ़ निश्चय के कारण ये सब देश अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। उपनिवेशवाद का अंत नज़दीक आ गया है, क्योंकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के सभी देश अब साम्राज्यवाद से आज़ादी की मांग को लेकर एक साथ आ गए हैं। 11 दिसंबर 1964 क्यूबा के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ यानी अर्नेस्टो चे गुएरा इस समय यूनाइटेड नेशंस को संबोधित कर रहे थे और इस सभा के अध्यक्ष थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पहले अश्वेत अफ्रीकन अध्यक्ष यानी एलेक्स कैसों सैकी। चे ने खास करके उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि वे एक अश्वेत थे और चे गुएरा भी इस समय अश्वेतों की लड़ाई लड़ रहे थे। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चल रही थी दुनिया में, उसका सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे चे गुएरा। और इस समय वो अपनी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो क्यूबा की एक नई विचारधारा वाली सरकार थी। क्या थी वो विचारधारा, देखेंगे भाषण के इस हिस्से के बाद। क्यूबा इस विवाद में अपना पक्ष रखने की पूरी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेता है, लेकिन साथ ही साथ सच बोलना भी उसकी जिम्मेदारी है। साम्राज्यवादी ताकतें इस मंच को भाषणों के तमाशे में बदल देना चाहती हैं, जबकि हम बदलाव चाहते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा और मेरी आशा है कि ये असेंबली सिर्फ मीटिंग नंबर 19 बनकर न रह जाए, बल्कि एक बड़ा बदलाव लेकर आए। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। चे गुएरा की भी कोशिश यही थी कि सूरत बदली जाए। अमेरिका और क्यूबा के संबंधों की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फ़िलहाल हम उसी हिस्से की बात करेंगे जो हिस्सा जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फिदेल कास्त्रो के शासक बनने से पहले क्यूबा के जो भी शासक हुए, उन्होंने एक तरह से पूरा देश अमेरिका के हाथों में सौंप दिया था। और जैसा कि साम्राज्यवादी ताकतें करती हैं, अमेरिका ने पूरी तरह से क्यूबा का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले देश क्यूबा के चीनी उत्पादन का 60% अभी अमेरिका के कब्जे में था। इसके अलावा क्यूबा के ग्वांटानामो में अमेरिका ने अपना नेवल बेस बना लिया था और इसकी इजाज़त खुद क्यूबा के शासकों ने उनको दी थी। 1900 से लेकर 1959 तक अमेरिका ने क्यूबा के लगभग हर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। जो वहाँ के शासक थे 50 के दशक में, उनका नाम जनरल बतिस्ता था और उनके अमेरिका से बहुत मधुर संबंध थे और इस वजह से उन्होंने लगभग क्यूबा की पूरी कमान ही अमेरिका को सौंप दी थी। 1959 में जिस देश ने आप पर कब्जा किया हो, 1964 में अगर आपकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आप उसी देश पर दहाड़ सकते हो, तो बीच में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर हुआ होगा। क्या बड़ा हुआ था बताते हैं थोड़ी देर के बाद। दुनिया में कई जगहों पर समाजवाद अंगड़ाई ले रहा है और संख्या और ताकत में बड़ा होता जा रहा है। वहाँ के लोग मरते दम तक देश के लिए लड़ने का जज्बा रखते हैं। मैं इस असेंबली को ये बताना चाहता हूँ कि क्यूबा में भी ऐसी ही स्थिति बन रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य है कि दुनिया के सभी देश शांति से रहें, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अपने तरीके से शांति और सौहार्द कायम करना दुनिया के बड़े देशों के हाथों का खेल हो गया है। इस मामले में मैं साम्राज्यवाद और विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवाद को एक महत्वपूर्ण पहलू मानता हूँ।
कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे देशों ने अमेरिका का विरोध किया और अमेरिका ने उन पर निर्मम हमले किए। मैंने सोवियत संघ और चीन से भी इस बारे में बात की है। जनरल असेंबली में तय किए गए नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है और करोड़ों निर्दोष लोगों की जान आफत में है और ये विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका के बढ़ते प्रशासकीय और आर्थिक दबावों के बीच वहाँ के विद्रोही नेता फिदेल कास्त्रो ने जंग छेड़ दी। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के माध्यम से वहाँ की बतिस्ता सरकार पर हमला बोल दिया। उनके इस संगठित लड़ाई में लगभग 1200 कैडेट्स उनके साथ आ गए। वो अपनी इस लड़ाई को पूरी तरह से क्रांतिकारी लड़ाई ही रहने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनमेंट नहीं किया, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा से भी नहीं। लेकिन एक क्रांति को बड़ा करना था तो मशालों की ज़रूरत तो थी, चिंगारियों की ज़रूरत तो थी, साथियों की ज़रूरत तो थी। ऐसे में उनकी मुलाकात हुई चे गुवेरा से। चे इस समय अपने देश अर्जेंटीना से निकलकर साउथ अमेरिका की कई देशों की यात्रा कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने साम्राज्यवाद का घिनौना चेहरा देखा था। अपनी इस एक्सपेडिशन के दौरान चे गुवेरा ने 2 बार लंबी मोटरसाइकिल यात्राएं की और उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों अश्वेत लैटिन अमेरिकन को पिसते हुए देखा। इतना ही नहीं, चे गुवेरा एक बहुत ही अच्छे पाठक भी थे। उन्हें कविता, कहानियाँ और वॉर हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक था। ऐसे में जब उन्होंने साम्राज्यवाद के जुल्म देखे तो उनकी पढ़ी हुई सारी चीज़ें उसके साथ मिक्स हो गईं और फिर जन्म हुआ उस चिनगारी का, जिसने फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर ये साबित किया कि 1 और 1 2 नहीं 11 होते हैं। मैं एक मार्क्सवादी होने के नाते ये कहता हूँ कि सौहार्द का माहौल ज़रूरी है, लेकिन ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर के बीच सौहार्द नहीं हो सकता। एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉइटर के बीच सौहार्द नहीं हो सकता। इस ऑर्गेनाइजेशन के मूलभूत सिद्धांतों में देशों की आज़ादी भी शामिल है, लेकिन पोर्चुगीज़ साम्राज्यवाद के शिकार गिनी, अंगोला और मोजाम्बिक जैसे देशों ने जब आज़ादी मांगी तो उनको नरसंहार मिला। फिदेल कास्त्रो ने अपने यूनाइटेड नेशंस के पहले भाषण में कहा था कि साम्राज्यवादी देशों द्वारा अवैध कब्जे की परंपरा को ख़त्म करने से ही दुनिया में युद्ध की परंपरा ख़त्म होगी और दुनिया में शांति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाषण के दौरान चे गुवेरा ने और भी कई देशों के वर्तमान हालात का हवाला देते हुए साम्राज्यवाद के घिनौने चेहरे को असेंबली के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा पीछे। फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा की मिलीजुली ताकत ने इस लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। लड़ाई बहुत इंटेंस हुई और ये विश्व इतिहास के सफलतम गुरिल्ला वॉर्स में से एक हुई, क्योंकि कई तरह के उतार चढ़ाव के बाद 1959 में अंततः इन क्रांतिकारियों ने क्यूबा को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन क्रांति की इस लंबी लड़ाई के बाद एक राजनीतिक और कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ी जानी बाकी थी। इसलिए इस समय चे गुवेरा यूनाइटेड नेशंस की असेंबली को संबोधित कर रहे थे। कॉन्गो जैसे देशों की सारी दौलत साम्राज्यवादियों के हाथ में है, जबकि देश चलाने का खर्चा उन्हें खुद उठाना पड़ रहा है। युद्ध के सौदागर बिजनेस को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हम इन मामलों में सोवियत संघ के तरीके को अधिक न्यायसंगत मानते हैं। लेकिन साम्राज्यवादी ताकतों को इतना भी काफ़ी नहीं लगा, तो उन्होंने बेल्जियन पैराट्रूपर्स के हाथों कॉन्गो पर हमला करवाने का तरीका भी निकाल लिया। जिस सभ्य और मासूम देश बेल्जियम पर हिटलर के शासन में हमला होने पर हमें दया आ रही थी, आज सिर्फ श्वेत अश्वेत के नाम पर वही बेल्जियन कॉन्गो के लोगों को दर्दनाक मौतें दे रहे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की खाल में छुपे ये लोग दरअसल मनुष्यों के भेष में लकड़बग्घे और सियार हैं। शुरुआत में रिबेल्स ने जब क्यूबा पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका को बड़ी मुश्किल आ रही थी उनको मान्यता देने में, क्योंकि वो एक रिबेल गवर्नमेंट को मान्यता नहीं देना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये भी डर था कि लैटिन अमेरिका के और भी देशों में इस तरह के रिबेल्स हो सकते हैं। इस वजह से पहले वहाँ के उस समय के राष्ट्रपति आइजनहावर ने और बाद में जॉन एफ कैनेडी ने उस गवर्नमेंट को मान्यता भी दी और उनसे संवाद भी किया। हालांकि इसके बाद भी अमेरिका और क्यूबा में कभी भी रिश्ते ठीक नहीं हुए। इसका कारण ये था कि क्यूबा की इस नई सरकार ने अमेरिका के कब्जे वाले सारे इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज कर दिया और इसके बदले में भड़के हुए अमेरिका ने क्यूबा पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। जब अमेरिका ने तेल भेजना बंद कर दिया तो क्यूबा ने सोवियत संघ से दोस्ती कर ली। जब अमेरिका ने क्यूबा की चीनी खरीदनी बंद कर दी तो क्यूबा दूसरे ट्रेड पार्टनर्स ढूंढने लगा। लेकिन सैंक्शंस की वजह से देश चलाने में प्रॉब्लम तो आ रही थी। बहरहाल दुनिया के सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरीज में से एक चे गुवेरा किसी भी तरह से शांत बैठने के मूड में नहीं दिख रहे थे। ग्लोब के तमाम हिस्सों के देशों की उन्होंने चर्चा की और उन सब में होने वाली समस्याओं का मुख्य अभियुक्त उन्होंने अमेरिका को ठहराया। इस सिलसिले में उन्होंने चाइना का पक्ष सुने जाने की भी वकालत की। लेकिन अब समय आ गया था कि क्यूबा अपनी समस्याओं को असेंबली के सामने रखता। अमेरिका ने पिछले अधिवेशन की शर्तों को भी नहीं माना और अब तो उसने क्यूबा को दवाओं का सप्लाई भी बंद कर दिया है। इससे अमेरिका का
अमानवीय चेहरा सामने आ गया है। इसलिए मेरा मानना है कि छोटे देशों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ताकि साम्राज्यवादियों को आईना दिखाया जा सके। अमेरिका के कई कोस्टल इलाकों में और कैरेबियन एरिया में मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं और निश्चित रूप से इसका उद्देश्य अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अमेरिका इससे पहले भी हम पर हमला कर चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बे ऑफ पिग्स हमले में खुद को हमारा दुश्मन घोषित कर चुके हैं। ये अमेरिकी लोगों द्वारा लैटिन अमेरिकी लोगों के प्रति नफरत के व्यवहार के संकेत हैं। दरअसल 1961 में अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की मदद से क्यूबा पर हमला बोल दिया था। इसको बे ऑफ पिग्स वॉर भी कहा जाता है। लेकिन क्यूबा की नई सरकार ने और इन क्रांतिकारियों की नई ताकत ने अमेरिका की एक न चलने दी और उनकी सेना को वापस भेज दिया। अमेरिका ने यह कोशिश भी की कि यूनाइटेड नेशंस की टीम को क्यूबा के हथियारों का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि हम अमेरिका को इस बात का अधिकारी नहीं मानते कि वो तय करे कि क्यूबा किस तरह के हथियार रख सकता है और किस तरह के हथियार नहीं रख सकता। हम ग्वांटानामो से अमेरिकी बेस हटाए जाने के लिए गंभीर हैं, लेकिन ये अब तक नहीं हो पाया है। अमेरिका की इस मामले में कोई पहल नहीं है। हम लैटिन अमेरिकी देशों के अधिकारों और साम्राज्यवादियों द्वारा उनके शोषण को लेकर गंभीर हैं और यही हमारी लड़ाई है। इन इलाकों में क्रांति अंगड़ाई ले रही है और धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। ये क्रांति अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक लैटिन अमेरिका के सभी देश साम्राज्यवाद के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाते। हमारे क्रांतिकारी देश के लिए लड़ेंगे भी और मरेंगे भी। आज मैं विश्व समुदाय से प्रार्थना करता हूँ कि लैटिन अमेरिका के इस मुहिम में उसका साथ दें और सोवियत संघ के नेतृत्व में चल रहे समाजवादी आंदोलन को अपना समर्थन दें। क्रांतिकारियों का दिल कुर्सियों पर नहीं लगता। जहाँ एक तरफ चे गुवेरा क्यूबा की लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ते रहे, वहीं वो एक बार फिर से निकल गए लैटिन देशों की यात्रा पर और इस बार उनका उद्देश्य उनकी हालत देखकर उन पर तरस खाना नहीं था, बल्कि उनके अंदर क्रांति की ज्वाला सुलगाना था। एक ऐसी ही यात्रा के दौरान 9 अक्टूबर 1967 को बोलीविया की सेना ने चे गुवेरा को पकड़ लिया और वहाँ की सरकार ने उन्हें सजाए मौत दे दी। CIA के एक भूतपूर्व एजेंट जो बाद में क्यूबा शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने कहा कि अगर CIA किसी से डरती थी तो वो नाम था चे गुवेरा। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और भाषण के साथ, एक और पर्सनालिटी के साथ, कुछ और सिचुएशंस के साथ जिनकी वजह से वो भाषण दिया गया। देखते रहिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे के एपिसोड्स ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने यहाँ सड़क चलते चे गुवेरा की तस्वीर कहीं ना कहीं दिख जाती है, तो चे गुवेरा कहाँ दिखते हैं और कहाँ नहीं दिखते जहाँ उन्हें दिखना चाहिए, ये सारी बातें एक कविता के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। सुनो चे, भारत तुम्हें बहुत याद करता है। यहाँ के पोस्टर बॉय हो तुम, ड्यूड टाइप लड़के पहनते हैं तुम्हारे प्रिंट वाली टोपियाँ, टी-शर्ट, बनियान, जैकेट, टैटू करवाते हैं तुम्हारा। जानते नहीं तुम्हारे बारे में ज़्यादा, और ज़्यादा क्या, अधिकतर तो बिल्कुल नहीं जानते। अब यह सवाल मत करना कि जानते नहीं हैं तो पसंद कैसे करते हैं, क्योंकि वो ड्यूड टाइप लड़के सवाल जवाब में नहीं पड़ते, क्योंकि वो सवाल करना ही नहीं जानते। अगर वो तुम्हें जानते तो सवाल करना भी जानते। वो तुम्हारी टोपी जानते हैं, तुम्हारी दाढ़ी जानते हैं, तुम्हारे लंबे बाल जानते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं जानते। तुम्हारी गहरी आंखें उन्हें अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें उनकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे सिगार का धुआं उन्हें आकर्षित करता है, लेकिन तुम्हारे दिल में लगी आग का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत दिन जियोगे चे, टोपियों में, टी-शर्ट्स में, बनियानों में, जैकेटों में, टैटुओं में। बहरहाल अच्छा हुआ कि तुम यहाँ सिर्फ एक चेहरा बने, क्योंकि यहाँ चेहरों की उम्र विचारों से कहीं ज़्यादा होती है।